सो हेलो एंड वेलकम। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th साइंस का चैप्टर नंबर फर्स्ट का नेक्स्ट पार्ट। ठीक है, जैसा कि इसके पहले दो वीडियोस में जो है आ चुके हैं इसके, जहां पर हमने एसिड बेस और सॉल्ट के बेसिक चीजें हमने वहां पर कवर अप कर ली थी। हाउ वी कैन टेस्ट द एसिड एंड बेस वो भी चीज हमने देख ली थी। ठीक है, पीएच वैल्यूज हमने देख ली थी। अब आगे देखते हैं हम लोग इस टॉपिक में जिसका नाम है सॉल्ट। ठीक है, तो जैसे कि आपको पता है कि जब हम लोग क्या करते हैं, किसी भी सब्सटेंस को वाटर के साथ जब रिएक्ट कराते हैं और अगर वो हमको H प्लस आयन देता है तो इसका मतलब क्या है, ये एसिड है। हमको पता है कि एसिड जो होते हैं वो H प्लस आयन देते हैं और जो बेस होते हैं वो क्या देते हैं, OH माइनस आयन देते हैं वाटर के साथ। लेकिन जब ये H प्लस और OH दोनों जब कंबाइन होते हैं, इसका मतलब क्या है कि जब आप एक ऐसा रिएक्शन कराओगे जिसमें एसिड और बेस कंबाइन होंगे। ठीक है, एक ऐसा रिएक्शन जिसमें एसिड और बेस अगर कंबाइन हो रहे हैं तो उससे दो चीज बनती है। एक तो बनता है आपका सॉल्ट और दूसरा आपका बनता है H2O। ठीक है, तो उसी सॉल्ट के बारे में हमको क्या करना है, पढ़ना है। ठीक है, तो जो सॉल्ट होता है उसका फॉर्मेशन कैसे होता है, तो एसिड और बेस के रिएक्शन से फॉर्मेशन होता है। अब ये जो सॉल्ट होता है, सॉल्ट जो होते हैं वो बेसिकली क्या होते हैं, आयनिक कंपाउंड्स होते हैं। आयनिक कंपाउंड्स मतलब इनके बीच में जो बॉन्ड होता है वो आयन का होता है। जैसे आप जो कॉमन सॉल्ट यूज करते हो NaCl, जब इसको आप डिसोल्यूशन करोगे तो ये क्या बनेगा, Na प्लस और Cl माइनस। तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से बंधे हुए हैं। आप आगे जाकर पढ़ोगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है या आयनिक फोर्स क्या होता है, आयनिक बॉन्ड क्या होता है। एक प्लस और एक माइनस ये दोनों क्या है, इससे बंधे हुए हैं। ठीक है, एक पार्ट पॉजिटिवली होता है, दूसरा पार्ट नेगेटिवली होता है। जैसे और भी सॉल्ट होते हैं जैसे CaCl2, कैल्शियम क्लोराइड, ये भी क्या होता है Ca+2 और 2Cl माइनस। इसमें भी क्या होता है, जितने भी सॉल्ट्स होते हैं एक में पॉजिटिव पार्ट होता है और दूसरे में क्या होता है, नेगेटिवली चार्ज पार्ट जो है होता है। और किसी सॉल्ट में जितने पॉजिटिव चार्ज होंगे उतने ही क्या होंगे, उसमें नेगेटिव चार्ज भी होते हैं। और दैट्स वाई जो सॉल्ट होता है वो क्या होता है, न्यूट्रल होता है। अगर किसी में एक प्लस है तो एक माइनस भी होगा, अगर किसी में तीन प्लस है तो तीन माइनस ही होगा। और ये दोनों क्या होंगे, न्यूट्रल होंगे। दोनों मिलकर दोनों को ऐड करोगे तो क्या मिलेगा, जीरो। तो ये न्यूट्रल होते हैं। ठीक है, और इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस भी बोलते हैं। तो देखो यहाँ पर कुछ न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेसेस के एग्जांपल आपको दिए हुए हैं। जैसे HNO3 का नाम होता है नाइट्रिक एसिड। जब हम लोग नाइट्रिक एसिड को पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है, KOH। और AQ का मतलब क्या है, ये एक्यूएस सॉल्यूशन है, ये भी एक्यूएस सॉल्यूशन है। ठीक है, तो नाइट्रिक एसिड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को जब हम लोग रिएक्शन कराते हैं तो हमको क्या मिलता है, पोटेशियम नाइट्रेट मिलता है KNO3। और वहां से एक वाटर का मॉलिक्यूल क्या होता है, सेपरेट आउट होता है। तो ये जो पोटेशियम नाइट्रेट है ये यहाँ पर क्या है, सॉल्ट है। अब जनरली हमारे दिमाग में क्या होता है, सॉल्ट का मतलब जो होता है, जो खाने वाला नमक होता है उसी को जनरली हम लोग समझ लेते हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि सिर्फ सॉल्ट हमारे यही होता है, इसके अलावा भी बहुत सारे सॉल्ट्स होते हैं, कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, ठीक है, एल्यूमिनियम के या मेथेन के, बहुत सारे ऐसे चीजें होती हैं। जैसे दूसरा एग्जाम्पल है H2SO4। H2SO4 मतलब सल्फ्यूरिक एसिड को जब आप कॉपर हाइड्रोक्साइड के साथ रिलीज कराओगे तो ये तो एसिड नेचर का है और ये क्या होता है, बेस नेचर का है। तो एसिड और बेस रिएक्ट करके सॉल्ट दिए, कॉपर सल्फेट, और वहां से वाटर का दो मॉलिक्यूल क्या हो गया, रिलीज हो गया। ऐसे यहाँ पर बहुत सारे हमारे पास क्या है, एग्जाम्पल है जहां पर एसिड और बेस कंबाइन होकर क्या देते हैं हमको, सॉल्ट और वाटर जो है देते हैं। ठीक है, चलो अब यहाँ पर एक एग्जांपल दिया देखो। इन द above reaction we can see that the positively charged part of the salt comes from the acid, comes from the base। अब एक चीज आपको याद रखना है कि जो सॉल्ट बना, तो सॉल्ट का जो पॉजिटिव पार्ट होता है वो कहां से आता है, बेस से आता है। और उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बेसिक रेडिकल बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, बेसिक रेडिकल। और नेगेटिव पार्ट कहां से आता है, एसिड से आता है, इसीलिए उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एसिडिक रेडिकल। जैसे फॉर एग्जांपल ऊपर का एक एग्जांपल देखते हैं, जैसे ये वाला देखो, H2SO4 और कॉपर सल्फेट, यहाँ से कॉपर हाइड्रोक्साइड, जब ये दोनों रिएक्शन किए तो हमको क्या दिया, कॉपर सल्फेट दिया। तो कॉपर सल्फेट को जब आप वापिस से तोड़ोगे ना तो ये कैसा बनता है, देखो Cu+2 और ये सल्फेट जो होता है माइनस में। तो देखो प्लस वाला पार्ट कहाँ से आया, बेस से आया, बेस में कॉपर है ना देखो। और इसका नेगेटिव वाला पार्ट कहाँ से आया, एसिड से आया। तो इसीलिए एक को बोलते हैं बेसिक रेडिकल और दूसरे को क्या बोलते हैं, एसिड रेडिकल जो है बोलते हैं। जैसे KNO3 पोटेशियम नाइट्रेट,
जब आप इसको ब्रेक करोगे तो K किस में बनेगा, प्लस में, और NO3 किस में बनेगा, माइनस में। तो प्लस कहाँ से आया, देखो ये बेसिक से आया है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से ही क्या आया है। और उसके बाद ये जो NO3 है ये कहाँ से आया है, नेगेटिव वाले पार्ट, मतलब नेगेटिव वाला जो पार्ट है वो एसिड से जो है आया है। तो सॉल्ट में एक एसिडिक रेडिकल होता है और दूसरा क्या होता है, बेसिक रेडिकल जो है होता है। इस चीज को आपको याद रखनी है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर आपको एक और चीज दिया है 2.71 में कि और ऑल सॉल्ट्स आर न्यूट्रल, क्या जितने भी सॉल्ट्स होते हैं सबके सब क्या न्यूट्रल होते हैं। तो उसके लिए फिर आपको क्या दिया है, एक टेबल दिया है नेचर ऑफ सॉल्ट करके, आप इसको क्या कर सकते हो, देख सकते हो। इसमें इतना ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। कुछ जो होते हैं वो क्या होते हैं, एसिडिक रेडिकल के होते हैं, और कुछ जो होते हैं वो बेस रेडिकल के जो है होते हैं। उसी चीज को यहाँ पर ये समझाया हुआ है। जैसे कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट कहाँ से आता है, देखो सोर्स ऑफ बेसिक रेडिकल। बेसिक रेडिकल कहाँ से आता है, देखो CuOH ट्वाइस, मतलब कॉपर हाइड्रोक्साइड से आता है। और ये नेचर में कैसा होता है, वीक होता है। और इसका दूसरा पार्ट कहाँ से आता है, नेगेटिव वाला पार्ट सल्फ्यूरिक एसिड से, और ये सल्फ्यूरिक एसिड क्या होता है, स्ट्रांग होता है। तो जो सॉल्ट बनेगा वो कैसा बनेगा, एसिडिक। मतलब दो पार्ट में से जो पार्ट स्ट्रांग होगा उसी के नेचर का सॉल्ट बनेगा, ठीक है। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि जितने भी सॉल्ट होंगे वो सबके सब न्यूट्रल होंगे। जैसे इस केस में जो है एसिड वाला पार्ट स्ट्रांग था इसीलिए एसिड बना। अब यहाँ पर देखो दूसरे वाले एग्जाम में सोडियम बाइकार्बोनेट जिसको बोलते हैं सोडिया, फिर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बोलते हैं, ये किससे किससे बनता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। और सोडियम हाइड्रोक्साइड एक स्ट्रॉन्ग बेस है। और H2CO3, ठीक है, हाइड्रोजन कार्बोनेट, हाइड्रोजन कार्बोनेट ये क्या होता है, वीक होता है। तो इसमें स्ट्रॉन्ग कौन सा पार्ट है, बेस। तो जो सॉल्ट बनेगा उसका नेचर क्या होगा, बेस नेचर का होगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको याद रखना है, ठीक है। जो ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा वो क्या होगा, वो उसी नेचर का वो सॉल्ट बनाएगा। और अगर दोनों बराबर लेवल के हैं, ठीक है, दोनों मतलब एसिड का भी स्ट्रॉन्गनेस और वीक का भी स्ट्रॉन्गनेस अगर दोनों सेम है तो वो एसिड कैसा बनेगा, वो सॉल्ट कैसा बनेगा, न्यूट्रल। जैसे यहाँ पर है हमारे पास CH3COONH4, इसमें क्या है, CnH4 मतलब अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये वीक है। और ये इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इथेनॉल, इथेनॉल बोलते हैं, ये भी क्या है, वीक है। तो दोनों सेम स्ट्रॉन्गनेस है, ये भी वीक ये भी वीक, तो ये क्या बनेगा, न्यूट्रल बनेगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखो एक चीज आपको दिया है NH4Cl, ये NH4 कैसे बनता है, NH4Cl कैसे बनता है, तो देखो ये बनेगा यहाँ पर NH4OH, और यहाँ ये कैसा होगा, NH4OH जो होगा ये वीक होता है, ठीक है। और इसके साथ कौन कंबाइन होगा, HCl, और HCl कैसा होता है, स्ट्रांग होता है। तो इससे क्या बनेगा आपका, NH4 बनेगा और Cl बनेगा, और वाटर का एक मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा। तो यहाँ पर HCl क्या है, स्ट्रांग है, इसीलिए ये जो यहाँ पर सॉल्ट बनेगा वो भी कैसा होगा, स्ट्रांग। तो आप इसके रिएक्शन को मैं नीचे लिख देता हूँ, ये कैसे बनेगा देखो। तो NH4Cl जो होगा ये नेचर में कैसा होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। कैसे पता चला स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, तो ये बनता कैसे देखो, NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड को जब आप रिएक्शन कराओगे किसके साथ, HCl के साथ, तो ये जो अमोनियम हाइड्रोक्साइड है ये क्या होता है, वीक इन नेचर होता है। और HCl कैसा होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। जब दोनों कंबाइन होंगे तो क्या बनेगा, NH4Cl बनेगा, और यहाँ से वाटर का एक मॉलिक्यूल निकल जाएगा। तो यहाँ पर एसिड कैसा है, स्ट्रॉन्ग, तो इसीलिए ये जो सॉल्ट बनेगा ये भी क्या होगा, स्ट्रॉन्ग बनेगा। आप इस टेबल को फुलफिल कर सकते हो। उसके बाद ये देखो पोटेशियम नाइट्रेट कैसे बनेगा, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से जो कि स्ट्रॉन्ग होता है, और नाइट्रिक एसिड ये भी स्ट्रॉन्ग होता है, तो दोनों का नेचर सेम है। तो यहाँ पर जो सॉल्ट बनेगा वो कैसा बनेगा, न्यूट्रल बनेगा, क्योंकि दोनों स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। एक कम एक ज्यादा होता तो वहां पर हम लोग बता सकते थे, लेकिन यहाँ पर तो दोनों स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। चलो, तो देखो द नेचर कम इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, द नेचर ऑफ सॉल्ट फॉर्म बाय द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस इज आल्सो न्यूट्रल, ठीक है। अगर स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग कंबाइन होंगे तब भी न्यूट्रल बनेगा, वीक वीक कंबाइन होंगे तब भी क्या बनेगा, न्यूट्रल बनेगा। लेकिन एक स्ट्रॉन्ग एक वीक होगा तो वहां पर आप डिसाइड कर लोगे, जो स्ट्रॉन्ग होगा उसी के बेसिस पर जो है सॉल्ट बनेंगे, ठीक है। चलो लास्ट टॉपिक देखते हैं हम लोग, एसिड रेन के बारे में, ठीक है। जैसे कि आप लोग जनरली घरों में सुने होंगे कि पहली जब बारिश होती है बरसात मौसम की, तो उसमें बड़े बुजुर्ग कह गए हैं कि पहली बारिश में जो है आपको नहीं भीगना चाहिए, ठीक है, वो आपके लिए हार्मफुल होता है। क्यों ऐसा होता है, तो आंसर है एसिड रेन के कारण। जो पहली बारिश होती है उसमें जो एसिड रेन की अमाउंट जो होती है वो बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। तो इसीलिए बड़े बुजुर्गों की बात कभी कभी क्या होनी चाहिए, सुन लेनी चाहिए, ठीक है। अब देखो एसिड रेन होता क्या है, देखो
जो जनरली जो वाटर होता है, फ्रेश वाटर जो होता है या रेन वाटर जो होता है, उसका पीएच वैल्यू होता है 7। लेकिन जब इसमें क्या होता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड जो कि प्लांट इंडस्ट्रीज से निकलते हैं, और जब ये क्या करते हैं एटमॉस्फेयर में कंबाइन हो जाते हैं, तो क्या कर देते हैं, वाटर के पीएच को ये कम कर देते हैं। अब 7 का मतलब क्या है, न्यूट्रल। अगर 7 से कम हो गया तो कैसा नेचर का हो जाएगा, वो हो जाएगा एसिडिक नेचर। तो जब नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड ऐसे जब बहुत सारे पॉल्यूटेंट्स जाते हैं और वाटर के साथ कंबाइन होते हैं, तो उसके पीएच वैल्यू को ये 7 से कम कर कितना कर देते हैं, 5.6 कर देते हैं। और जब इस तरीके का बारिश जब नीचे गिरता है तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एसिड रेन बोलते हैं। अब इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन कौन से हैं, कार्बन डाइऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स हैं, ठीक है, जो कि कहां से निकलते हैं, प्लांट और इंडस्ट्रीज से जो है निकलते हैं, या फिर फॉसिल फ्यूल के बर्निंग से, मतलब पेट्रोल डीजल के बर्निंग से जो है होता है। तो देखो ये रिएक्शन होता कैसे है। सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड तो एटमॉस्फेयर में बहुत ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है, और वाटर, ये दोनों जब कंबाइन होते हैं तो ये क्या बनाते हैं, हाइड्रोजन कार्बोनेट बनाते हैं। फिर सल्फर डाइऑक्साइड जो कि प्लांट से निकलता है, जब ये ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होता है तो सल्फर ट्राइऑक्साइड बनाता है। फिर सल्फर ट्राइऑक्साइड और यहाँ का वाटर फिर से कंबाइन होकर क्या बनाते हैं, H2SO4 बनाते हैं। और उसके बाद नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और वाटर फिर से कंबाइन होकर नाइट्रिक एसिड बनाते हैं। तो दो सबसे बड़े कॉज होते हैं, एक तो होता है सल्फ्यूरिक एसिड और दूसरा होता है नाइट्रिक एसिड। और दोनों के दोनों क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं। और जब स्ट्रॉन्ग एसिड आपके बॉडी पे, आपके बिल्डिंग पे, प्लांट्स, एनिमल्स पर जब पड़ेगा तो वो आपके प्रोसेसेस को क्या करेगा, इफेक्ट करेगा। तो एसिड रेन क्या है, समझ में आ गया। पॉल्यूटेंट्स जो होते हैं जैसे सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, जब ये एटमॉस्फेयर में जाते हैं तो वाटर के साथ कंबाइन कर वाटर के पीएच लेवल को क्या कर देते हैं, ये कम कर देते हैं। और जब वाटर का पीएच लेवल कम हो जाता है, और जब वही बारिश क्या होती है, जब जमीन पे आती है, तो उसी रेन को हम लोग क्या बोलते हैं, एसिड रेन बोलते हैं। और एसिड रेन जो होता है बहुत खतरनाक होता है, एज वेल ह्यूमन बींग्स के लिए भी, एनिमल्स के लिए भी, और बिल्डिंग्स के लिए भी। जैसे हमारा जो आगरा का ताजमहल है, पहले उसका कलर जो था मार्बल कलर एकदम व्हाइट था, लेकिन ड्यू टू एसिड रेन अब वो कैसा होते जा रहा है, येलोइश कलर का जो है वो होते जा रहा है। क्योंकि एसिड रेन के पड़ने से क्या होता है, उसका व्हाइटनेस जो होता है धीरे धीरे कम होने लगता है। जो एनिमल्स होते हैं, एनिमल्स को बहुत सारी बीमारियां होने लगती है, ठीक है, उनकी स्किन में प्रॉब्लम होते हैं, रैशेस होने लगते हैं एसिड रेन के कारण। जो प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स का फोटोसिंथेसिस प्रोसेस, रेस्पिरेशन प्रोसेस पूरी तरीके से क्या होता है, डैमेज हो जाता है, ठीक है। उनके स्टोमेटा, उनके सेल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, इसके कारण से डैमेज हो जाते हैं, ठीक है। तो ये सबके लिए क्या है, ह्यूमन बींग, ह्यूमन बींग्स के लिए भी क्या है, ये बहुत ज्यादा हार्मफुल है। क्यों हार्मफुल है, क्योंकि अगर आप एसिड रेन के कांटेक्ट में आ गए तो ये आपके बॉडी के स्किन को जला भी सकता है, वहां पर रैशेस क्रिएट कर सकता है, बहुत सारी बीमारियां जो है ये क्रिएट कर सकता है, ठीक है। तो एसिड रेन हमारे लिए क्या है, बहुत ज्यादा जो है डेंजरस है, ठीक है। समझ में आ गया आपको। चलो अब यहाँ पर बोल रहे एक क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। आइडेंटिफाई द एसिडिक एंड बेसिक रेडिकल इन द गिवन सॉल्ट। अब देखो एसिडिक रेडिकल, एसिडिक रेडिकल अभी मैंने बताया था क्या होता है, जो एसिड वाले पोर्शन से आता है। और एसिड वाले पोर्शन से कौन आता है, नेगेटिव वाला। तो जो इसमें पॉजिटिव वाला होगा वो बेसिकल रेडिक होगा, और जो नेगेटिव वाला होगा वो एसिडिक होगा। तो NH4Cl जब को आप ब्रेक करोगे तो ये बनेगा NH4 और Cl माइनस। तो ये वाला क्या है, बेसिक रेडिकल है, और ये वाला क्या है, एसिडिक रेडिकल है। पोटेशियम नाइट्रेट में K प्लस बनेगा, NO3 माइनस बनेगा, मतलब पोटेशियम जो होगा बेसिक रेडिकल होगा, और NO3 क्या होगा, आपका एसिडिक होगा। उसके बाद जब NH4 को करोगे तो ये प्लस में बनेगा और ये माइनस में बनेगा, तो ये बेसिक, ये रेडिकल, ठीक है। ये प्लस में बनेगा और ये माइनस में बनेगा, तो कॉपर जो होगा बेसिक होगा, और सल्फेट क्या होगा, एसिडिक नेचर का जो है होगा, एसिडिक रेडिकल होगा, ठीक है। देखो सेकेंड क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द नेचर ऑफ एन एक्वियस सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम क्लोराइड। पोटेशियम क्लोराइड का जो नेचर होगा वो कैसा होगा, तो इसका नेचर होगा सॉल्टी नेचर होगा। क्यों सॉल्ट होगा, क्योंकि देखो इसमें क्या है, के जो है पॉजिटिव नेचर का है और Cl माइनस नेचर का है। दोनों जब कंबाइन हुए होंगे तो उसके कारण से क्या बन गया, सॉल्ट। अब ये हम लोग ऊपर रिएक्शन देख चुके हैं कि कैसे बनता है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से और HCl से, ठीक है। तो ये क्या होगा, सॉल्ट होगा, और क्या होगा, न्यूट्रल होगा। जितने पॉजिटिव होंगे उतने ही नेगेटिव होंगे, तो ये सॉल्टी नेचर का होगा। क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया, देखो, हाउ डज एक्सेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर ऑक्साइड एंड ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन इन द एटमॉस्फेयर इफेक्ट द लाइफ। इन तीनों के कारण ही तो क्या होती है, एसिडिक रेन होती है। H2SO4 और नाइट्रिक एसिड वापस से धरती पर आते हैं, और उसके कारण से बिल्डिंग, एनिमल्स, प्लांट्स, ह्यूमन बींग सबको ये क्या करते हैं, डैमेज करते हैं।
वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल क्या है, ताजमहल का कलर का क्या हो जाना, येलोइश हो जाना, इसका बेस्ट एग्जांपल है कि ये बिल्डिंग्स को भी क्या करती है, डैमेज करती है, ह्यूमन बींग्स को भी ये डैमेज करती है। ठीक है, चलते हैं हम लोग एक्सरसाइज की तरफ। चलो, एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, देखो फर्स्ट है चूज द करेक्ट ऑप्शन। करेक्ट ऑप्शन आपको क्या करना है, चूज करना है। तो देखो, इन लेमन जूस, लेमन जूस में क्या होगा, देखो सबसे पहले तो देखो लेमन जूस का नेचर क्या होता है, एसिडिक नेचर का होता है, क्योंकि ये खट्टा होता है। ठीक है, तो एसिड नेचर का है, इसका मतलब क्या है, इसमें क्या चीज ज्यादा होंगे, इसमें आपका H प्लस आयन प्रोड्यूस करने की कैपेबिलिटी क्या होगी, सबसे ज्यादा होगी। ठीक है, तो पहला वाला ऑप्शन देखो क्या बोल रहा है, H प्लस आयन आर मोर, OH आयंस आर लेस। सेकेंड ऑप्शन बोल रहा है H प्लस आयंस आर लेस एंड OH माइनस आर मोर। ये तो गलत ही हो गया, क्योंकि अगर OH माइनस होगा तो ये बेस नेचर का हो जाएगा। ठीक है, अगला बोल रहा है कि H प्लस आयन इन द OH आयंस आर इक्वल, ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि अगर H प्लस मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव इक्वल होते तो फिर ये तो सॉल्ट का काम करता, लेकिन लेमन जूस क्या होता है, एसिडिक नेचर का जो है होता है। ठीक है, उसके बाद बोल रहा है ओनली H प्लस आयंस आर प्रेजेंट, तो आपका या तो फर्स्ट वाला होगा या फिर आपका क्या होगा, डी वाला होगा। तो हमको पता है कि किसी भी सब्सटेंस में जो है क्या होता है, वो जितना ज्यादा H प्लस आयन देगा वो उतना ही ज्यादा क्या होगा, एसिडिक नेचर का जो है होगा। तो लेमन जूस जो है उसमें सबसे ज्यादा आंसर क्या है हमारा, ओनली H प्लस आयंस आर प्रेजेंट, क्योंकि लेमन जूस में कौन सा एसिड मिलता है हमको, सिट्रिक एसिड, तो सिट्रिक एसिड में सिर्फ और सिर्फ H प्लस आपके होंगे। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्हेन एसिड रिएक्ट्स विद द मेटल कार्बोनेट देन वी गेट, क्या मिलता है, देखो ऊपर वाले रिएक्शन में याद करो कि जब एसिड को हम लोग क्या कर रहे थे, मेटल कार्बोनेट के साथ, जैसे फॉर एग्जांपल एसिड में ले लेते हैं HCl और इसको हम लोग रिएक्शन करवा रहे थे किसके साथ, मेटल कार्बोनेट के साथ, मतलब समझ लो सोडियम कार्बोनेट के साथ। तो क्या क्या बन रहा था, यहाँ से हमारे पास बन रहा था NaCl और क्या बनेगा CO2 और यहाँ से क्या निकलेगा H2O। तो क्या क्या बन रहा है देखो, एक तो हमारे पास NaCl मतलब सॉल्ट बनेगा, वाटर बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। ठीक है, इस तरीके से आप रिएक्शन को याद रख के कर सकते हो। तो करेक्ट आंसर कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ स्ट्रॉन्ग एसिड, कौन सा इसमें से स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं है, HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है, नाइट्रिक एसिड भी है, H2SO4 भी है, तो बचा कौन, ये आपका कार्बोक्सिलिक मेथिल कार्बोक्सिलिक एसिड जो है, ये क्या है, ये भी एसिड है लेकिन स्ट्रॉन्ग नहीं है, ये वीक है। ठीक है, द पीएच वैल्यू ऑफ न्यूट्रल सॉल्यूशन 7 होता है। ठीक है, 7 से ज्यादा मतलब बेस, 7 से कम मतलब एसिड। सेकीना हैज अ बर्निंग सेंसेशन इन हर स्टमक ड्यू टू एसिडिक सी नीड्स। देखो सकीना कोई है, लड़की है, लड़का कुछ भी है, यहाँ पर नहीं दिया है उसका जेंडर, उसके पेट में बहुत ज्यादा सेंसेशन हो रहा है। ठीक है, तो हमने पढ़ा था कि किसी के पेट में सेंसेशन हो रहा है या एसिडिटी हो रही है तो उसका कॉज क्या होता है, आपके स्टमक में HCl का प्रोडक्शन क्या हो गया है, बहुत ज्यादा हो गया है। तो HCl के प्रोडक्शन को कम करने के लिए आपको क्या चाहिए, आपको एंटासिड्स चाहिए। एंटासिड्स मतलब क्या होता है, बेस चाहिए। अगर आपने बेस उसको दे दिया तो क्या हो जाएगा, वो स्ट्रॉन्ग एसिड और वो मिलकर दोनों क्या बन जाएंगे, न्यूट्रल हो जाएंगे। तो आंसर है आपका स्ट्रॉन्ग बेस की जरूरत पड़ेगी, एंटासिड्स देंगे। एंटासिड्स देने से क्या हो जाएगा, उसके पेट के अंदर का एसिड और ये दोनों बेस दोनों स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे, मिलकर क्या कर लेंगे, न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस जो है कर लेंगे। ठीक है, द कॉज ऑफ टूथ डीके, टूथ डीके कब होने लगता है, जब हमारा पीएच वैल्यू क्या होता है 5.5 से कम हो जाता है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्ट इज एसिडिक इन नेचर, बताओ भाई एसिडिक इन नेचर कौन सा होगा, NaCl होगा। क्यों, क्योंकि इसमें से जो NaCl होगा, नहीं NaCl तो आपका नहीं होगा, क्योंकि NaCl कैसे बनेगा आपका, NaCl आपका NaCl दिया है, Na2SO4 दिया है, NH4Cl दिया है और KNO3 दिया है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्ट इज एसिडिक इन नेचर, आंसर होगा आपका KNO3, क्योंकि KNO3 कहां से आएगा, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से जो कि वीक है, और HNO3 से आएगा नाइट्रिक एसिड, तो ये स्ट्रॉन्ग है। टेबल याद करो तो ठीक है, ये वाला आपका आंसर होगा। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया है, राइट द नेम्स एनी टू एसिड फाउंड इन द फूड दैट वी एट। सिट्रिक एसिड है, ऑक्जेलिक एसिड है, जैसे लेमन में होता है सिट्रिक एसिड, टोमेटो में क्या होता है, ऑक्जेलिक एसिड होता है, विनेगर में एसिडिक एसिड होता है। तो आप ऐसे दो एग्जांपल लिख सकते हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है, हाउ डू वी डिस्टिंग्विश बिटवीन द एसिड बेस एंड यूजिंग द ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स।
तो ऑल फैक्टरी इंडिकेटर्स क्या होते हैं? ऐसे इंडिकेटर्स होते हैं जो कि स्मेल चेंज करके करते हैं। तो हम लोग ऑनियन वाला एग्जांपल याद करो, ऑनियन में तीन पार्ट्स में लिए थे ऑनियन को, एक में हमने क्या किया था, 3 पार्ट में तोड़ा था, एक को हमने वैसे ही रखा था, एक में एसिड डाला था, एक में बेस डाला था। तो वहां पर क्या होता है, जब एसिड डालते हैं तो उसमें स्मेल अलग आता है, बेस में स्मेल क्या होता है, अलग आता है। तो ऑल फैक्टरी इंडिकेटर्स में ऑनियन को लेकर हम लोग क्या कर सकते हैं, टेस्ट जो है कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, देखो द पीएच ऑफ फ्रेश मिल्क इज 6, व्हाट विल बी द पीएच व्हेन इट इज सेड टू बी कर्ड एंड योगर्ट। कर्ड और योगर्ट जो होते हैं बेसिकली क्या होते हैं, ये एसिडिक होते हैं, मतलब इनमें एसिडिक नेचर ज्यादा होता है, मतलब इसका पीएच वैल्यू 6 से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, चलो उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 क्या, देखो यू हैव बीन गिवन 3 टेस्ट ट्यूब, वन ऑफ देम हैज डिस्टिल वाटर एंड द अदर रिमेनिंग वन हैज द एसिड एंड द सेकंड हैज द बेसिक। If you only have red litmus paper, then how will identify the nature of solution in each of the test tube? देखो आपके पास 3 टेस्ट ट्यूब है, ठीक है, यू हैव गिवन, हाँ एक टेस्ट ट्यूब, ये है दूसरा टेस्ट ट्यूब और ये है तीसरा टेस्ट ट्यूब। पहला वाला क्या बोल रहा है, डिस्टिल वाटर है, डिस्टिल वाटर मतलब प्योर वाटर, प्योर वाटर क्या होता है, न्यूट्रल होता है। ठीक है, और उसके बाद आपको दिया सेकेंड वाला जो है बेस नेचर का है, नहीं सेकेंड वाला एसिडिक नेचर का है और थर्ड वाला जो है बेसिक नेचर का है। वो बोल रहा है कि आपके पास सिर्फ और सिर्फ कैसा है, रेड लिटमस पेपर है। तो देखो जो बेस होता है वो रेड लिटमस को क्या करता है, ब्लू कलर में चेंज कर देता है। तो हम लोग आइडेंटिफाई कर लेंगे, जब इसमें डुबाएंगे तो कोई रिएक्शन नहीं होगा, तो इससे हमको समझ में आ जाएगा कि ये क्या है, ये बेस नेचर का नहीं है। इसमें भी डुबाएंगे कुछ पता नहीं चलेगा, तो अभी हम लोग डिसाइड कर सकते हैं। लेकिन जब हम लोग क्या करेंगे, रेड लिटमस पेपर को जब हम लोग डालेंगे, जिसमें भी डालेंगे तीनों में से, तो जिस भी सिस्टम में डालने से अगर वो लिटमस पेपर रेड से अगर ब्लू में चेंज हो जाता है, मतलब वो क्या होगा, बेस होगा। मतलब तीसरे नंबर पे आप जब डालोगे रेड लिटमस पेपर को तो उसका कलर रेड से क्या हो जाएगा, ब्लू हो जाएगा। तो आपको थर्ड वाला पता चल जाएगा कि थर्ड वाला क्या है, आपका बेस है करके। ठीक है, और उसके बाद एसिड के साथ तो नो रिएक्शन करेगा, न्यूट्रल के साथ तो करना ही नहीं है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। ड्यूरिंग एन एक्सपेरिमेंट नीलम एंड मनीष एडेड कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड टू ड्राई सोडियम क्लोराइड, gas evolved during the reaction when the Manish placed a dry blue litmus paper near the mouth of the test tube, nothing happened, but when he placed a moist blue litmus paper it became red, explain why। देखो इसका रीजन क्या है, ये पहले क्या बोल रहा है कि नीलम और मनीष ने दोनों ने क्या किया, सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड का मतलब क्या होता है, H2SO4, उसको रिएक्शन कराए किसके साथ, सोडियम क्लोराइड के साथ। तो जब आप सोडियम क्लोराइड के साथ रिएक्शन कराओगे तो ये आपका क्या बनेगा, Na2SO4 बनेगा और यहां से HCl निकलेगा। आप इसको क्या करना, बैलेंस कर लेना, ये अनबैलेंस है। ठीक है, बोल रहा है कि एक गैस यहां से जो है निकली, when Manish placed a dry blue litmus paper, ड्राई जब उसने ब्लू कलर का लिटमस पेपर लिया तो उसके साथ कोई रिएक्शन नहीं हुआ, जबकि वेट के साथ लिया तो उसने क्या किया, पेपर ने जो है कलर चेंज कर दिया। ठीक है, when placed a moist blue litmus is become red, तो रेड हो गया। इसका मतलब क्या है, ब्लू से रेड होना मतलब वो किसकी निशानी है, एसिड की निशानी, क्योंकि यहाँ पर एसिड प्रेजेंट है HCl। तो HCl क्या करेगा, पानी के साथ रिएक्शन करके हमको क्या दे देगा, H+ दे देगा, और उसी के कारण से इसका नेचर क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ठीक है, ये कौन सा नेचर बनाएगा, फिर एसिडिक नेचर बनाएगा। ठीक है, इस तरीके से आप इसको लिख सकते हो, एक बार आप अच्छे से आंसर देख लेना। देखो some substance and their pH values are given in the table, analyze the data in the table and answer the following question। कुछ pH दिए हुए हैं, आपको बोल रहा है which of the substance are basic in nature। तो जो 7 से ज्यादा होंगे सबके सब क्या होंगे, बेस होंगे। तो ये एक बेस होगा आपका, ये नहीं होगा, ये भी आपका नहीं होगा, और ये बेस होगा। ठीक है, तो फर्स्ट वाला और ये वाला दोनों क्या होंगे, बेस होंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग आर एसिडिक इन नेचर, तो जिसका पीएच वैल्यू 7 से कम होगा तो ये एसिड होगा, ये एसिड होगा, दोनों एसिड होंगे। ठीक है, विच सब्सटेंस आर न्यूट्रल, तो जो वाटर है वो क्या होगा, आपका न्यूट्रल हो जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली जिसका पीएच 7 से ज्यादा वो बेस, 7 से कम मतलब एसिड। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। Acid A and B were taken into 2 beaker. Acid A ionized partially in water, while acid B ionized completely on water. On the basis tell which among A and B is strong acid and which is weak। अब देखो पानी में डालने से जो जितना ज्यादा आयोनाइज होगा वो उतना ही स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। तो यहाँ पर जो बी वाला था वो क्या हो गया, कंप्लीटली आयोनाइज हो गया। तो बी क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड, और ए क्या हुआ, पार्शियली आयोनाइज हुआ, मतलब वो वीक है। तो ए वीक है और बी स्ट्रॉन्ग है। व्हाट इज वीक एसिड,
व्हाट इज अ वीक एसिड? वीक एसिड क्या होता है? जो कि पानी के साथ कम अमाउंट में H प्लस देता है। व्हाट इज स्ट्रॉन्ग एसिड? जो पानी में H प्लस ज्यादा एसिड मतलब H प्लस आयन क्या होता है? ज्यादा देता है वाटर के साथ। गिव एग्जांपल ऑफ बोथ स्ट्रॉन्ग एंड वीक एसिड। अब आपको एक एग्जांपल देना है, तो टेबल में तो हमारे पास बहुत सारे एग्जांपल है। जैसे स्ट्रॉन्ग में आप क्या देख सकते हो? HCl दे सकते हो, नाइट्रिक एसिड दे सकते हो, और उसके बाद आप क्या कर सकते हो? वीक एसिड में आप क्या कर सकते हो? NH4Cl दे सकते हो। ये तो सॉरी, NH4Cl तो आपका सॉल्ट हो गया। आप दे सकते हो बेसिस का, ठीक है। स्ट्रॉन्ग का तो हो गया HCl और NH3। वीक एसिड का आप दे सकते हो हाइड्रोजन कार्बोनेट H2CO3। ठीक है, ये आप जो है दे सकते हो। देखो क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है आपके पास? Which gas is usually displaced during reaction between acid and metal? How will you test this gas? Take the example of magnesium metal to explain. ये एक एक्टिविटी है, ठीक है। आप एक्टिविटी जो बुक में दिया हुआ है, ठीक है, इस पीडीएफ में अवेलेबल नहीं है, तो उस चीज को मैं यहाँ पर नहीं करा पाऊंगा। जब आपके पास बुक होगा तब उसमें देखना, एक टेस्ट ट्यूब बना हुआ होगा, वहां पर आप उसको एक्सप्लेन कर सकते हो कि किस तरीके से रिएक्शन होता है। फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर कैसे होता है। जब एसिड और मेटल का रिएक्शन होता है तो वहां से कौन सी गैस निकलती है? हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है। अब हाइड्रोजन गैस का आप टेस्टिंग कैसे करोगे? तो उसके पास जलती हुई माचिस की तीली जब लेके जाओगे तो माचिस की तीली क्या होगी? बुझने लगेगी, ठीक है, क्योंकि हाइड्रोजन जो होता है वो जलाता नहीं है, ठीक है। तो वो क्या हो जाएगा? उससे हमको पता चल जाएगा कि हाँ, यहाँ पर क्या है, हाइड्रोजन गैस जो है क्या है, प्रेजेंट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। When an egg cell is reacted with the dilute hydrochloric acid, foaming is observed and an effervescent gas is produced. Once foaming substance are lighted, agarbatti is extinguished on the place inside the test tube. Explain the following in the given activity. प्रोसीजर और स्टेप फॉलोड। ये तो एक्टिविटी है यार, इसको एक्टिविटी को मैं कैसे एक्सप्लेन करूँ? ठीक है, आप इसको जो है एक्टिविटी को जो है आप पढ़ लेना उसको, ठीक है। चलो देखो क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है? The pH of soil is found 4.2. How can she control the pH of her soil so that she gets a good paddy crop? अब देखो, अगर इसका जमीन जो है कितना हो गया, जैसे जमीन को हमने बताया था कि सॉइल आसपास कितना होना चाहिए, 5.6 के आसपास होना चाहिए। इससे कम हो गया, इसका एसिडिक हो गया। तो इसको एसिडिक को कम करना है तो इसको क्या डालना पड़ेगा? बेस डालना पड़ेगा। और बेस डालने के लोग क्या यूज कर सकती है? चूना यूज कर सकती है, एसएस यूज कर सकती है, ठीक है, जिससे वो क्या हो जाएगा, उसकी पैडी जो है अच्छे से ग्रोथ हो जाएगी, ठीक है। व्हाट इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन? जब एसिड और बेस रिएक्शन करते हैं तो सॉल्ट और वाटर बनता है, इसी को बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। आपके पास बहुत सारे एग्जांपल है, ऊपर में आप उसको देख के लिख सकते हो, ठीक है। Samaru added baking soda to a raw milk so that its pH changes from 6 to 8. This milk will take longer to change into curd. Why? क्योंकि इसका pH क्या हो गया? बढ़ गया। pH बढ़ गया मतलब इसकी वैल्यू क्या हो गई? 6 से 8 हो गई। तो अब ये बेस नेचर का हो जाएगा, और बेस नेचर जो है वो क्या होगा? जल्दी कर्ड में कन्वर्ट नहीं होगा, क्योंकि कर्ड जो होता है एसिडिक नेचर का होता है। तो जब जितना है उसका pH कम होगा उतना जल्दी एसिड बनेगा। व्हाट इज सॉल्ट? सॉल्ट क्या होता है? जो न्यूट्रल पार्ट होता है, न्यूट्रल होता है, जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव होते हैं, आयनिक बॉन्ड होता है, उसको सॉल्ट बोलते हैं। हाउ इज द नेचर ऑफ सॉल्ट डिटरमाइन? सॉल्ट के नेचर को आप डिटरमाइन कैसे करोगे? जब आप एक कंटेनर लेना, उस कंटेनर में सॉल्ट का लिक्विड फॉर्म डालना, उसमें 2 इलेक्ट्रोड लगाना, और जब दोनों इलेक्ट्रोड को आप कनेक्ट करोगे तो बल्ब वहां पर जलने लगेगा। इससे पता चल जाएगा कि वो कौन से नेचर का है, सॉल्ट। टेक NH4NO3 एंड द Na2CO3 एज अ एग्जांपल एंड एक्सप्लेन। दोनों को आप डालना, एक को लिक्विड फॉर्म में डालना, ठीक है, दोनों को मिक्स करना, 2 रॉड डालना, रॉड डालने के बाद आप बल्ब लगाना, बल्ब लगाओगे तो बल्ब जल जाएगा, जलेगा, इसका मतलब वो क्या है? सॉल्ट नेचर का है, ठीक है। तो मैंने आपको समरी में जो है एक्सप्लेन कर दिया है। आप उसको क्या करना है, डिटेल आंसर आपको मैं कोशिश करूंगा प्रोवाइड करा दूं पीडीएफ के फॉर्म में, ठीक है। अगर नहीं भी करा पाता हूं तो आप क्या करना, आप कॉपी आपके टीचर्स लिख पाए होंगे, एज इट इज आप उसको लिख लेना, ठीक है। लिखने में मैटर नहीं है, आपको ये क्वेश्चन कैसे बनेगा वो समझ में आना चाहिए, ठीक है। कि जैसे मैंने यहाँ पर थोड़ा बहुत एक्सप्लेन कर दिया, अब आप उसको जब अपने क्वेश्चन आंसर जो लिखाए होंगे स्कूल में या आपके पास जो भी सॉल्यूशन बुक होगा उसमें जब आप पढ़ोगे तो वो आपको और अच्छे से क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा, ठीक है। समझने के बाद पढ़ने में भी मजा आता है। तो आप इसको एक बार आंसर को इस तरीके से मैंने ओरली एक्सप्लेन कर दिया है, आप एक और बार जब पढ़ोगे तो आपको वो क्लियरली एकदम 100% हो जाएगा और उसको आप कभी भूलोगे नहीं, ठीक है। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। जिस तरीके से आपने मैथ्स के वीडियोस को प्यार दिया है उसी तरीके से साइंस के वीडियोस को भी शेयर कीजिए लोगों तक। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।